हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आज हम एमपीपीएससी मेंस 2017 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम 2015 और 2016 दोनों का प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन देख चुके हैं, साइंस वाले सेक्शन का। ठीक है, जो पेपर 3 पार्ट ए का भाग था पहले, उसमें हमने जो भी आपका अभी पैटर्न है 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, ऐसे में ही पूरा सॉल्यूशन किया है। सारे के सारे लेक्चर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वहाँ पे एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के नाम से डले हुए हैं। वहाँ पे अभी जितने भी लेक्चर आपको हैं सारे मिल जाएंगे। मैं बहुत ही मेहनत से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ, बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, बताइए कि आपको यूट्यूब में फ्री में सॉल्यूशन पेपर मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज 2017 का है आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आया हुआ था व्हाट इज रेडियो आइसोटोप्स। ये आपका 10 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले बताएंगे रेडियो आइसोटोप्स होता क्या है। रेडियो आइसोटोप्स आर अनस्टेबल वेरिएंट ऑफ एलिमेंट्स दैट एमिट रेडिएशन। ठीक है, एलिमेंट का जो है वो वेरिएशन है, लेकिन बहुत अनस्टेबल है और एमिट करता है रेडिएशन। ठीक है, दे आर यूज इन वेरियस फील्ड्स सच एज मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च फॉर इमेजिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड साइंटिफिक स्टडीज। तो सबसे पहले हमने बताया कि रेडियो आइसोटोप्स होते क्या हैं। ये अनस्टेबल वेरिएंट होते हैं एलिमेंट के, किसी एलिमेंट के अनस्टेबल वेरिएंट होते हैं जो कि एमिट करते हैं क्या, रेडिएशन। ठीक है, दूसरा हमने यूज बता दिया कि कहाँ हो रहा है, मेडिसिन में हो रहा है, इंडस्ट्री में हो रहा है, रिसर्च फील्ड में हो रहा है। जैसे आपको पता है कि एग्जाम्पल यहाँ पे है C14। आपका कार्बन डेटिंग कहाँ होती है, जो भी हम एक्सकेवेशन करते हैं तो उसका पता लगाने के लिए कि कोई भी चीज़ कितनी पुरानी है, हम कार्बन डेटिंग करते हैं। ये है आपका क्या, रेडियो आइसोटोप्स, जो रेडिएशन एमिट करता है। तो बेस्ट एग्जांपल आपका C14। ठीक है, ये हो गया आपका रेडियो आइसोटोप। पहले डेफिनेशन बता दी, फिर दूसरे वर्ड में आप दूसरी लाइन में आपने बता दिया उसका यूज क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमें हॉटस्पॉट बताना है। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर रीजन्स विद एक्सेप्शनली हाई लेवल्स ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई लेवल में क्या मिलेगा, रिचनेस मिलेगी स्पीसीज़ की, और उसमें से मैक्सिमम आपको कैसे मिलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज़ मिलेंगे, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो। ठीक है, तो एंडेमिक है मतलब उसी प्लेस में पाए जाते हैं, सिर्फ उसी प्लेस में पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट बनाने का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों बनाते हैं। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स एज दे कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिक एंड थ्रेटेंड स्पीसीज। एग्जाम्पल हो गया वेस्टर्न घाट, इंडिया। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज है और वो थ्रेटेंड है, तो हम हॉटस्पॉट में रखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हॉटस्पॉट की तरह है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज है वहाँ पे, बहुत एंडेमिक आपके फ्लोरा फौना है, लेकिन वो थ्रेटेंड भी है। तो उसके लिए कंजर्वेशन की तुरंत आवश्यकता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको कंजर्वेशन एफर्ट वहाँ पे करने पड़ेंगे। इसलिए बायोडाइवर्स हमने हॉटस्पॉट बना रखा है दुनिया के सारे जगह पे, जहाँ जहाँ की ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, जहाँ जहाँ भी। इंडिया में मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपका वेस्टर्न घाट, इंडिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, पहले हमने बता दिया है क्या, फिर उसके बाद हमने उसका यूज बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन अलॉय। अलॉय बताना है क्या होता है। तो अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। उसमें 2 और मोर एलिमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 क्या हो, मेटल हो। तो हमें ऐसा मिक्सचर बनाना है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा क्या हो, एलिमेंट्स आपके हो, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट एक जो हो वो आपका क्या हो, मेटल हो। ठीक है, दैट एग्जिबिट मेटालिक प्रॉपर्टीज, उसके अंदर मेटालिक प्रॉपर्टी हो, तब हम बोलेंगे क्या, उस मिक्सचर को बोलेंगे हम क्या, अलॉय। ठीक है, एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे कि हो गया स्टील। यूज क्या होता है इसका, alloy often include improved strength, durability and other desirable characteristics compared to pure metal। आपको पता है प्योर मेटल में बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि लोहा, लोहे में बहुत अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में थोड़ी भी उसमें ह्यूमिडिटी आती है तो जंग लगने लगती है। तो क्या है यहाँ पे लोहा आपका जंग लगने लग जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्या हो जाता है, अलॉय बनाने पे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, उसके अलावा डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। जैसे कि हमें चाहिए है कि जंग नहीं लगे, तो हमने स्टील बनाया, और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने स्टेनलेस स्टील बनाया। तो अलॉय क्या करता है,
ये मिक्सचर की वजह से जो आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मेटल में उसको दूर कर देता है और हमें स्ट्रेंथ देता है, ड्यूरेबिलिटी देता है, डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे कि स्टील, ये हो गया आपका अलॉय। सबसे पहले डेफिनेशन बता देनी है, फिर उसके बाद आपको बता देना है कि इसका यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑल्सो नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं इसको, इज अ टेक्निक यूज टू एनालाइज एन इंडिविजुअल्स यूनिक जेनेटिक मेकअप। आपको पता है जो डीएनए होता है हर एक ह्यूमन का, वो बिल्कुल डिफरेंट उसका मेकअप होता है। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल्स यूनिक जेनेटिक मेकअप, कि उसका कैसे जेनेटिक मेकअप बना हुआ है। It involves comparing specific regions of DNA to determine identity, paternity and और genetic relationship, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, एक तो हम किस में कर रहे हैं, आइडेंटिटी में कर रहे हैं। मतलब अगर किसी को ये चेक करना हो कि उसके फादर कौन है, तो फादर और सन का डीएनए हमने मैच कर लिया, ठीक है। जेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से, जिसको हम बोलते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। इसमें क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल का जो यूनिक जेनेटिक मेकअप होता है, सबका अलग अलग होता है, तो सबका जो यूनिक जेनेटिक मेकअप है हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज किस पार्ट का करते हैं, स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए करते हैं, मतलब पूरे ऐसा डीएनए नहीं करते, हम एक स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए करते हैं, जिससे क्या डिटरमाइन कर सके, पैटर्निटी, ठीक है। उसके अलावा जेनेटिक रिलेशनशिप, अगर कहीं पे डाउट है तो। आपको पता है आइडेंटिटी ये आपके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा फायदा करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट देखते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? अच्छा, फॉसिल फ्यूल जो है अभी यहाँ पे 10 वर्ड्स में पूछा गया है, फिर फॉसिल फ्यूल एंड इट्स यूजेस, ये किस में आ जाएगा, आपका 50 वर्ड्स में आ जाएगा। फिर 200 वर्ड्स में क्या आ जाएगा कि फॉसिल फ्यूल क्या है और हमें कैसे प्राप्त होता है, उसके अलावा इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है 200 वर्ड्स में। तो ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि 10 में भी पूछा जा सकता है, 50 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है और 200 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले बताएंगे फॉसिल क्या है। फॉसिल फ्यूल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल। जो आपके प्लांट्स एंड एनिमल है बहुत पुराने, करोड़ों साल पुराने, जब वो क्या करते हैं, सरफेस के नीचे दब जाते हैं, एक टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, तो बहुत टाइम के बाद हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है, ठीक है। ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। फिर हो गया दे इंक्लूड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड आर बर्न टू रिलीज एनर्जी बट कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। आपको ये बताना है कि इसमें क्या क्या आता है, जैसे कोल आता है, ठीक है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आती है, ये सारी चीज़ें आपके फॉसिल फ्यूल में आते हैं। इसमें क्या हो गया, ये बर्न करने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं, इसलिए काफ़ी मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि एक बार ये खत्म हो गए तो रिन्यू नहीं होंगे खुद से। जैसे कि क्या हो जाता है, आपका सोलर जो एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये सब रिन्यूएबल है, रिन्यू हो जाएगी, लेकिन ये सब एक बार खत्म हो गए तो फिर रिन्यू नहीं होंगे। इसलिए ये क्या है, बर्न करने के बाद एनर्जी रिलीज करते हैं तो हम इनको यूज कर रहे हैं, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। इसके अलावा ये क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, जो हम अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमने लास्ट में बता दिया कि ये कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज में। तो फॉसिल फ्यूल का सारी चीजें हमने कॉमा करके बता दी क्या है, ठीक है। फिर नेचुरल रिसोर्स है फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल। फिर हमने बता दिया कि इंक्लूड क्या क्या करता है, कोल, नेचुरल गैस, उसके अलावा क्रूड ऑयल। फिर हमने बता दिया कि ये क्या करता है, जब बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन कंट्रीब्यूट भी करता है किसमें, क्लाइमेट चेंज में। तो ये सारी चीज़ें हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको दे दिया, 10 वर्ड्स में मेन चीज़ें फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंटीजर्स, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, उसके साथ साथ जीरो, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया आपका 0, 1, -1, 2, ये आपके एग्जांपल हो गए। इसमें जैसे आपका फ्रैक्शन वाला पोर्शन जो है वो नहीं आता है, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मतलब ये आपकी लाइन है 0 वाली, यहाँ आपका माइनस चल रहा है, -1, -2, यहाँ पे 1 और 2, तो ये सारा जो है ये कहलाता है आपका क्या, इंटीजर्स, ठीक है।
फिर दे डू नॉट कंटेन फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट, इसमें जितना भी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट नहीं होता। जैसे मैंने बोल दिया 2/3 और मैंने बोल दिया 0.5, तो ये आपका फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट हो गया, ये आपके इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं करता, ये पूरी होल वैल्यू इंक्लूड करेगा, -1 -2 पॉजिटिव निगेटिव इंक्लूडिंग 0, ठीक है, ये हो गया आपका इंटीजर। यूज क्या है, यूज इन मैथमेटिक्स फॉर काउंटिंग, मेजरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग क्वांटिटीज, ठीक है, मैथ्स में यूज कर रहे हैं काउंट के लिए और क्या मेजर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या आपकी क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटीजर्स। हमने बता दिया होल नंबर होते हैं, उसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा, ठीक है, ये नहीं कंटेन करते फ्रैक्शनल और डेसिमल वैल्यू। फिर हमने बाद में इसका यूज बता दिया, यूज किस में है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमें क्या करना हुआ, काउंटिंग करनी हुई, कुछ मेजर करना हुआ और कोई क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी हुई, तो हम यूज करेंगे किसका, इंटीजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या है, ये ऑल्सो नोन एज ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O। ये हैवी वाटर का क्या है, फॉर्मूला है ड्यूटीरियम ऑक्साइड is a form of water where hydrogen atoms are replaced with deuterium, a heavier isotope of hydrogen। हमें पता है कि पानी का क्या होता है, H2O होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, ड्यूटीरियम से, ठीक है, तो D2O हो गया आपका, ड्यूटीरियम से हमने रिप्लेस कर दिया। ड्यूटीरियम है क्या, ये हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है जो कि ज़्यादा उससे हैवी होता है। फिर हमने बता दिया यूज क्या है इसका, यूज सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज करते हैं हैवी वाटर का और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका हैवी वाटर। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, फॉर्मूला हो गया D2O। हम इसमें कर क्या रहे हैं, हाइड्रोजन एटम को हटा के हम क्या कर रहे हैं, हैवियर एटम जो है आपका ड्यूटीरियम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटीरियम, उसको वहां पे रिप्लेस कर देते हैं। यूज हमने बता दिया कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में और आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बर्ड फ्लू एंड स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू क्या है, आर बोथ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट कैन इफेक्ट ह्यूमंस, ठीक है, दोनों इन्फ्लुएंजा वायरस हैं जो कि इफेक्ट कर दे सकते हैं ह्यूमंस को। ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बर्ड फ्लू आपका बर्ड में ओरिजिनेट होता है और स्वाइन फ्लू आपका पिग्स में ओरिजिनेट होता है रिस्पेक्टिवली, एंड हैव द पोटेंशियल टू कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आपको रेस्पिरेटरी सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है एंड इवन पैंडमिक्स इन ह्यूमन, ठीक है। तो ये आपका जो स्वाइन फ्लू है बर्ड फ्लू है, स्पेशली क्या है, ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, जनरेट किस में होता है, बर्ड में होता है और पिग में होता है, लेकिन कैन इन्फेक्ट ह्यूमन ऑल्सो, ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देगा तो प्रॉब्लम कैसी होगी, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है कि ये पैंडमिक हो जाए, ठीक है, पैंडमिक जैसे आपका कोरोना था, तो ये प्रॉब्लम इतनी भी ज़्यादा बढ़ सकती है, इतने लोगों तक जा सकती है। तो ये सीवियर प्रॉब्लम है बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। बर्ड और पिग्स इसके मेन जो हैं वो ओरिजिनेटर हैं, ठीक है, ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, तो वायरस का है ये टाइप, और उसके अलावा हमें प्रॉब्लम क्या करता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कर देता है, और उसके अलावा ये बहुत बड़े लेवल में फैल भी सकता है और पैंडेमिक कर सकता है, ठीक है, ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इज एन agricultural approach that avoids synthetic chemicals and genetically modified organisms, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ याद रखिएगा कि केमिकल नहीं यूज़ करते हैं ऐसी खेती में, विदाउट एनी केमिकल, ठीक है। तो अवॉइड सिंथेटिक, आपके जितने भी सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, सिंथेटिक केमिकल हो गया, उसके अलावा अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके क्रॉप्स हैं, सीड्स हैं, तो उनको बिल्कुल अवॉइड करता है। मतलब जो आपका नेचुरली मिल रहा है हमें नेचर से, हम उनको यूज करते हैं ऐसे ही फार्मिंग में, ठीक है। इट फोकसेस ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप रोटेशन, जैसे क्रॉप रोटेशन में पहले कुछ और थी, फिर दूसरी हम कोई और फसल लगा रहे हैं। उसके अलावा कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग आपको पता है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारा जो कचरा है उसको, आपका ऑर्गेनिक जो कचरा है उससे खाद बनाते हैं, ठीक है, कंपोस्टिंग हो गया। फिर नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट कंट्रोल भी है तो सीधे आप पेस्टिसाइड्स नहीं डालें केमिकल वाले, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल का यूज करें टू प्रोड्यूस फूड इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर।
तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहली लाइन आपने बता दी कि ये होता क्या है, हम इसमें सिंथेटिक आपका जो केमिकल है और जितना भी जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल है वो सारा अवॉइड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, ये आपका एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है जिसमें क्रॉप रोटेशन हो गया, कंपोस्टिंग हो गया, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें यूज हो रही हैं। फिर ये क्या करता है, फूड जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली, उसके अलावा सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से करता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट हर एक कंट्री की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो सस्टेनेबल है, उसके अलावा सोशली रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो रहा है, आप इन्वायरमेंट का भी ध्यान रख रहे हैं, आप खुद के लिए खाना भी अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत हेल्दी होता है, ठीक है, क्योंकि हमने सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ की हैं, कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं ई हेल्थ। ई हेल्थ क्या है, ई हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज सच एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन एंड मोबाइल एप्स। आपको पता है ई हेल्थ है मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड ही कुछ होगा, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज, डिजिटल टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे, या ऐसे ऐप्स बहुत सारे हैं, आपको पता है बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जिसमें आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर चेक भी कर सकता है अच्छे से, टेलीमेडिसिन हो गया आपका। तो ये सारा जो है इंक्लूड किस में होगा, आपका ई हेल्थ में होगा, ठीक है। इसमें रेफर टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं हम यूज करते हैं किसमें, आपके हेल्थ रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, उसमें डिजिटल हम आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी, पेशेंट मॉनिटरिंग एंड एक्सेस टू मेडिकल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे आपको ऑनलाइन चीज़ें क्या मिल जाएंगी मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड, किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और आपको क्या उपाय करना चाहिए, ठीक है। तो हमारी जो हेल्थ केयर डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है और बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट बनती जा रही है, बहुत सारे लोगों तक नॉलेज पहुंच रहा है। पेशेंट मॉनिटरिंग, आपको पता है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको पेशेंट के पास पूरे टाइम नहीं रहना पड़ेगा, आप उसका डिजिटल मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी मशीन हैं जो कि कंटिन्यूसली क्या करती रहती हैं, मॉनिटर करती रहती हैं पेशेंट को, ठीक है। ये हो गया आपका एंड एक्सेस टू मेडिकल इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज। आपको अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है आप डॉक्टर के पास जाएं, आप ई हेल्थ मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा है उसका यूज़ करके भी अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं कि आपको कैसा क्या करवाना चाहिए, ठीक है। हेल्थ चेकअप कब कब करवाना चाहिए, हेल्थ के लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या बुरी हैं, खाना क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, ये सारी चीज़ें, ये सब इंक्लूड हो जाएगा आपका ई हेल्थ में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये हो गया आपका MTOE। MTOE जो है ये ऐसे ही पेपर में आया हुआ था, मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे क्या ये मतलब रख के पूछा गया था, मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे ये मिला है, ठीक है। तो MTOE स्टैंड्स फॉर मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ये मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट के है, ये क्या है, यूनिट ऑफ एनर्जी मेजरमेंट, ठीक है। एनर्जी मेजरमेंट की ये यूनिट है, यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं टू कंपेयर्ड एंड क्वांटिफाई डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज। आपके जो डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज है उसको क्वांटिफाई करने में और कंपेयर करने में इस यूनिट का यूज करते हैं, ठीक है। यूनिट किसकी है, एनर्जी मेजरमेंट की। बाय एक्सप्रेसिंग देयर एनर्जी कंटेंट इन टर्म्स ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑयल, ये इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑयल के टर्म्स में हम क्या करते हैं, किसी अदर प्रोडक्ट की एनर्जी कंटेंट चेक करते हैं कि उसमें एनर्जी कंटेंट कितना है और कंपेयर करते हैं किसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑयल के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपका MTOE, मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये मेजरमेंट यूनिट है, एनर्जी मेजरमेंट यूनिट है और डिफरेंट टाइप्स की जो एनर्जी है उनको क्या करता है, क्वांटिफाई करता है, कंपेयर करता है इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका गोल्डन राइस। गोल्डन राइस ये किस में आता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके जितने भी सीड्स हैं, क्रॉप्स हैं, उसमें आता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या नैनो टेक्नोलॉजी, उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, ये थोड़े कॉमन क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से बहुत तैयार रखिएगा। गोल्डन राइस क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी है दैट कंटेन्स इंक्रीज लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन, ठीक है। हमने क्या किया है, राइस को लिया, उसको क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया और उसमें बीटा कैरोटीन का लेवल बढ़ा दिया। इससे क्या होगा, आपका उसमें विटामिन ए का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है उस राइस में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। ये क्यों किया हमने, एम टू कॉम्बैट विटामिन ए डेफिशिएंसी। हमें पता है कि ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन है जो मैक्सिमम डिपेंड करती है किस पे, राइस फूड पे। तो राइस अगर उनका मेन फूड है और उसी में अगर कमी है विटामिन ए की, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गोल्डन राइस लेकर आए हैं, जिससे
क्या हो, विटामिन ए की डिफिशियंसी को घटाया जा सके और एंड किया जा सके, ठीक है। एंड एसोसिएटेड हेल्थ इशू इन पॉपुलेशन रिलाइंग हैविली ऑन राइस एज अ स्टेपल फूड। आपका जो राइस है उसमें हैविली डिपेंड करता है जो पॉपुलेशन, उसमें विटामिन ए की डिफिशियंसी हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, गोल्डन राइस लेकर आए हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप है, ठीक है, ये जीएम क्रॉप के अंतर्गत आती है। तो अगर जीएम क्रॉप कहीं लिखने पे आता है तो ये आप एग्जांपल गोल्डन राइस का भी दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। मैं अपने हिसाब से बहुत स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको बहुत तेज़ लगता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी स्पीड नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई भी और भी डाउट है इससे रिलेटेड कि किस में क्या लिखना है, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आपने आंसर मॉडल आंसर लिख रखे हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ क्या मैं इंक्लूड करूँ कि नहीं करूँ, तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका साफा। ये क्या है, SAFA ऐसे लिखा हुआ था, मुझे नहीं पता कि PSC ने क्या इसका फुल फॉर्म उस टाइम पे सोचा होगा। मैंने जब सर्च किया तो मुझे यही मिला, ठीक है। मुझे बहुत क्लोज लगा कि ये हो सकता है। सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, जो हमारा फूड है और एग्रीकल्चर है उसका हम सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हैं। ये एक फ्रेमवर्क है दैट इवेल्युएट करता है सस्टेनेबिलिटी of agricultural and food systems considering environmental, social and economic aspects, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक फ्रेमवर्क है जो कि एग्रीकल्चर और जो फूड सिस्टम है उसकी सस्टेनेबिलिटी चेक कर रहा है कि कितना सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर हो रहा है, कितना सस्टेनेबल तरीके से आप फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट, आपका सोशल और इकोनॉमिक तीनों एस्पेक्ट जो है इंक्लूड हो जाएंगे टू प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड डिसीजन मेकिंग इन फूड इंडस्ट्री। तो अगर हम ये फॉलो करते हैं सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, ये अगर हम टेक्निक यूज करते हैं हर लेवल में, एग्रीकल्चर में, फूड, हर टाइप के फूड में, तो क्या होगा, हम एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस प्रमोट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल तीनों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी हो सकती है। तो ये आपका ऐसा हो गया कि सस्टेनेबल आपका डेवलपमेंट हो गया, मतलब आप सस्टेनेबल तरीके से फूड का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपका सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन क्या है? Nuclear fission is a process in which the nucleus of an atom is split into two or more smaller nuclei, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिशन हो गया कि यहाँ पे आपका क्या है, मेन आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। और जब ये क्या करेगा, फिशन है मतलब आपका टूट रहा है किसमें, टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, तो टू और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया आपका न्यूक्लियाई। इससे होता क्या है, ये करता है रिलीजिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हम न्यूक्लियर फिशन में क्या कर रहे हैं, हम किसी न्यूक्लियस एटम को स्प्लिट कर रहे हैं टू और मोर न्यूक्लियाई में। उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक सिग्निफिकेंट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यूज कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हम न्यूक्लियर फिशन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेन 3 चीजें आपको वहां पे लिखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। 2017 में ओ नंबर जो आपका 15th क्वेश्चन है उसमें मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको सिर्फ 3 लाइनें हैं, तो उस 3 लाइनें में आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और वहीं पे डायरेक्ट सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये मैंने डिटेल में बना रखा है जिससे आपको समझ में आए कि क्या चल रहा है। A person incur a 5% loss by selling his bicycle for ₹1140, ठीक है, 1140 रुपए में बेचा उसने तो उसको 5% का लॉस हुआ। At what price the bicycle be sold or sell up to earn the 5% प्रॉफिट। अब हमें 5% का प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है SP = CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100, ठीक है। प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, लॉस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सेलिंग प्राइस जो कि कितना है 1140, सीपी दिया नहीं हुआ है कि कॉस्ट प्राइस क्या था। हमें पता है लॉस हुआ था, तो लॉस हुआ था 5% का और 100,
इसको जब आप सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है मैंने, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो ये CP है, CP आएगा 1200 रुपये। तो हमें पता चल गया कि बाइसिकल जो है उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1200 रुपये में हमने खरीदा था। अब हमें देखना है कि 1200 में खरीदा था तो हम कितने में बेचें कि 5% का प्रॉफिट हो। तो अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, कितने में बेचें मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो उसका वही फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस 100, अब इसमें प्रॉफिट है 5% प्रॉफिट चाहिए तो प्लस लगेगा, प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले में आप रख दीजिए कि सेलिंग प्राइस ये हुआ, कॉस्ट प्राइस आपका है 1200 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट 5% का तो 105 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1260 रुपये। मतलब 1140 में बेचा तो उसको 5% का क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब वो 1260 में बेचेगा तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा। ये हो गया आपका आंसर। ये आपका क्वेश्चन आया था किसमें, 2017 के 10 वर्ड्स वाले में आया था, ठीक है। तो आप अभी भी देख रहे हैं कि आपका मैथ्स का जो है यूनिट, वहां से आपको 3 नंबर के मतलब 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे 10 वर्ड्स में, 3 लाइनों में। तो आप उसका मेन फॉर्मूला लिखें और जल्दी से वहीं पे सॉल्व कर दें, ठीक है, ज़्यादा जगह क्योंकि रहेगी नहीं आपके पास। ये हो गया आपका आंसर इसका। 5% लॉस में इतना था, 5% प्रॉफिट में करने के लिए क्या, फॉर्मूला बेस रहेगा। और आपको ये सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये लिख दीजिएगा कि शुरू में सेलिंग प्राइस कितना है, लॉस कितना हुआ है, फिर क्योंकि वहाँ पे 3 लाइनों में आप कितना ही समझा पाएंगे। ये हो गया आपका 2017 का जो भी आपके 10 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, 15 स्टार्टिंग में जो आते हैं। अभी साइंस वाले में तो 2 आपके जो पेपर हैं, पार्ट A पार्ट B इकट्ठा हो गया, तो आपको अभी कितने आने लग गए हैं, 30 क्वेश्चन आने लग गए हैं। मैथ्स के आपको 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो इसीलिए आप मैथ्स का भी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम होती है आप उससे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम है ब्राह्मी एकेडमी के नाम से, उससे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।